सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए सुबह बारिश के बीच 2500 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू से रवाना हुआ। गुजरात के साबरकंठा जिले में एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से 35 वर्षीय महिला और उसके नाबालिग बेटे की दबकर मौत हो गई। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का शुक्रवार सुबह गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 2 दिनों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद कई एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच तनातनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की गुत्थी सुलझाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें विधायकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर सहमति देने में देरी करने की राज्यपालों की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेशों को जारी रखा है, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है। शनिवार को दिल्ली में वह नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगी। एनडीए को हाल के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के प्याज बेल्ट में झटका लगा। पार्टी को 6 सीटों में से केवल 1 पर जीत हासिल हुई है। मुख्य रूप से फसल के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण व्यापारियों के रूप में विधानसभा चुनाव में भी इसका असर नजर आ सकता है। देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचे। यहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख की धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में
मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरती सेहत को लेकर वरिष्ठ आप नेता एवं राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान आप नेता ने कहा कि सीएम केजरीवाल को पिछले 30 सालों से डायबिटीज है और 3 जून से 7 जुलाई तक 34 बार सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 50 या 50 के नीचे गया है, जो कि चिंता का विषय है। इसके साथ ही आप नेता ने कहा कि सभी भारतीय ब्लॉक पार्टियां केजरीवाल की हिरासत और उनके स्वास्थ्य पर मौजूदा खतरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। जैसा कि आप सभी को और मेरे ख्याल से पूरे देश को ये मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटीज़ की समस्या लगभग 30 साल से उनके साथ चल रही है। तो जो भी व्यक्ति इस विषय को समझता है उसको ये मालूम होगा कि 30 साल से डायबिटीज़ चलना, सीवियर डायबिटिक होना कितनी बड़ी समस्या होती है। डायबिटीज़ के 2 कंडीशन होते हैं, एक तो होता है जब शुगर लेवल बढ़ जाता है और एक होता है शुगर लेवल घट जाता है। तो जब शुगर लेवल बढ़ जाता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और जब शुगर लेवल डाउन हो जाता है उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। शुगर बढ़ना अपने आप में समस्या तो है ही है, लेकिन जो शुगर लेवल डाउन जो हो जाता है वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है। ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें शरीर में अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो ऑल ऑफ अ सडन व्यक्ति जो है कोमा में जा सकता है। कोमा में जाना मतलब वो तुरंत बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद उसके पास कोई अवसर नहीं है कि अपने शुगर लेवल को वो ऊपर करे। और हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर लेवल डाउन होने में ये इतना सडन होता है कि जो भी व्यक्ति इस पूरे देश में या दुनिया में उनके घर परिवार में अगर कोई शुगर पेशेंट होंगे, देखे होंगे, वो उनको अनुभव होगा कि तुरंत उनको चक्कर बेहोशी आ जाती है और बेहोशी की हालत में अगर उनको तुरंत रिकवर ना किया जाए तो वो कोमा में चले जाते हैं। पिछले कुछ समय में 3 जून से लेकर 7 जुलाई तक 34 टाइम्स अरविंद केजरीवाल जी का शुगर 50 के लेवल से नीचे गया है या 50 तक गया है, जो कि काफ़ी चिंताजनक विषय है। और ये चिंताजनक अगर वो एक व्यक्ति होते तो अलग बात होती। वो इस देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिस पर इस देश के आने वाले राजनीतिक भविष्य पर भविष्य टिका हुआ है। ऐसे व्यक्ति जिसको लाखों करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग स्टेट ऑफ शुगर में जेल के अंदर बंदी बनाकर रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आपको ये मालूम ही होगा कि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का जजमेंट दिया है, और खासकर मैं आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि पीएमएलए में बेल ऐसे नहीं मिलता है। पीएमएलए में सारे तथ्यों को खगालने के बाद जब ये वो कन्विंस हो जाते हैं कि यहां पर कोई लिंक या कोई मेलाफाइड इंटेंशन या कोई भी गलत चीजें नहीं हुई हैं, वो स्टैब्लिश होता है, तब वो बेल देते हैं। तो स्पेशल पीएमएलए के कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यहां पर कोई गड़बड़ियां अभी पाई नहीं गई है और उनको बेल दिया गया। पूरे देश और दुनिया के सामने इतने ब्लेटेंट तरीके से सीबीआई भेजकर उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई क्या
न्याय दिलाना उद्देश्य है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या न्याय दिलाना उद्देश्य है इन एजेंसियों का? अगर एजेंसियों का न्याय दिलाना उद्देश्य नहीं है तो उद्देश्य क्या है? क्या यह आपको स्पष्ट नहीं लग रहा है कि केजरीवाल जी को जबरदस्ती बंद करके उनको प्रताड़ित करना, उनके जान के साथ खिलवाड़ करना, यह बड़ा ऑब्वियस सी चीजें दिख रही है। पर यह समझने वाली बात है कि यह कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह किसी एक पार्टी का भी मामला नहीं है, यह हमारा मामला नहीं है, यह देश की व्यवस्था का मामला है। अगर इस तरीके से राजनीति होगी तो कोई राजनीति में क्यों आएगा? कोई राजनीतिक दल बनाने की चेष्टा क्यों करेगा? कोई क्यों ही ऐसे इतने बड़े बड़े नेक्सस के खिलाफ लड़ने की चेष्टा करेगा? तो प्रश्न देश की व्यवस्था का है, प्रश्न अरविंद केजरीवाल अकेले का नहीं है, प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है, प्रश्न इस देश की व्यवस्था का है। प्रश्न एक तानाशाह के तानाशाही को रोकने का है। इसलिए इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों ने इस पर विचार किया, इस पर बात हुई, बात होकर आम सहमति बनी कि प्रश्न किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, देश का है। देश की व्यवस्था को इस तरीके से किसी एक व्यक्ति की मर्जी पे छोड़ के देश को बर्बाद नहीं कर सकते। तो 30 जुलाई को जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है। इस प्रोटेस्ट में इंडिया अलायंस के घटक दल के सभी घटक दलों ने इन प्रिंसिपल सहमति जताई है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अलका लांबा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 29 जुलाई 2024 को राजधानी दिल्ली से महिला आरक्षण विधेयक एवं महालक्ष्मी योजना लागू करने और महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग के साथ यह आंदोलन हर राज्य और राजधानी से गुजरेगा और देश के हर जिले में यह आंदोलन पहुंचेगा। वहीं अलका लांबा ने कहा कि राजनीतिक न्याय के तहत 33% महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू किया जाए। इस आरक्षण में SC, ST और पिछड़े वर्ग की OBC की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली से देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। ये आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में ये आंदोलन पहुंचेगा। इस आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण और बड़ी मांगे हैं। हमारी इन 3 मांगों में सबसे पहला हमारा जो आता है वो है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी। इस राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के तहत हमारी मांग है 33% महिला आरक्षण विधेयक, जो 10 साल केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आए, महिलाओं का वोट पाने के लिए विपक्ष के नेताओं के भारी दबाव के चलते चुनाव से ऐन वक्त पहले महिला विधेयक कानून पास किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। हमारी पहली मांग है इस देशव्यापी आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है 29 जुलाई को, कि 33% महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो, अभी करो। हमारी इसमें मांग है कि हमारी जो SC, ST के साथ अति पिछड़े वर्ग की OBC बहनें हैं, उनकी भी इस आरक्षण में जगह और भागीदारी को सुनिश्चित करके उसे लागू किया जाए। हमारी मांग है कि अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने हैं, सत्र चल रहा है, इस पे चर्चा की जाए, इसे लागू किया जाए। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये राज्यों के चुनाव 2024 के अंत तक होने हैं, ताकि इन महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। हम इस मांग को दोहराते हैं और इस मांग को लेकर हमारे आंदोलन की ये पहली सबसे बड़ी मांग है, जिसपे देश भर से महिलाएं 29 जुलाई दिन सोमवार राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगी और आंदोलन की हम देशव्यापी शुरुआत करेंगे। हमारी इस आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि आज महिलाएं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो रही हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण बहुत सी बहनों ने बताया वो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं।
हम मांग करते हैं कि देश की आधी आबादी को महंगाई से राहत दी जाए। उम्मीद थी कि इस बजट में महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी, पर यह बजट निराशा भरा रहा। ना महिलाओं के लिए नौकरियां और ना महंगाई से राहत की इसमें कोई चर्चा हुई। हमारी मांग है कि महिला को यहां पर महालक्ष्मी योजना लागू करने का हम मांग करते हैं। हमारी तीसरी इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है, हमने राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी की बात की, हमने आर्थिक न्याय, महालक्ष्मी योजना की राहत देने की बात कही। हमारी तीसरी मांग सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार की हम बात करते हैं। लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। यह आंदोलन, यह संघर्ष हर गांव तक पहुंचेगा। हमारे जब तक 3 मांगों को नहीं लिया जाएगा, यह आंदोलन अब रुकने और थमने वाला नहीं है। हम धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, जेल जाने को तैयार है, लेकिन इस आधी आबादी 70 करोड़ को हम निराश, हताश नहीं होने देंगे। हम उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनकी आवाज बनकर, हमारे नेता राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, राज्यसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें विश्वास दिलाया है। हमें विश्वास दिलाया है श्री राहुल गांधी जी ने कि नेता विपक्ष के तौर पर, और केसी वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं लोकसभा में, वो दोनों, और राज्यसभा में इसी सदन, इसी सत्र में अगर बाहर महिलाओं की आधी आबादी इस पूरे आंदोलन को देश भर में इन 3 मांगों को लेकर लड़ेगी, तो संसद के अंदर भी महिलाओं के इस हक अधिकारों के लिए और सुरक्षा की आवाज को संसद दोनों भवनों में जो है वो उठाया जाएगा। हम लोग देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के उपराष्ट्रपति जी से, देश के हमारी लोकसभा के स्पीकर, नेता विपक्ष, सबसे हमने समय मांगा है ताकि इन 3 मांगों का हम ज्ञापन उन्हें सौंप पाए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। लोकसभा में आम बजट 2024-25 पर चर्चा करते हुए राजस्थान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कैंसर के मामलों की संख्या बढ़ रही है और यह हर साल करीब 2.5% की दर से बढ़ रही है। हर साल 15.5 लाख से अधिक कैंसर के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर की 131 आवश्यक दवाओं की सूची है जो अनुसूची 1 में है, जिनकी निगरानी की जाती है और उनकी कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कीमत पर अंकुश लगाए जाने से मरीजों को कुल मिलाकर लगभग 294 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 27/2/2019 को गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की, जिससे दवाओं की 526 ब्रांडों की MRP में औसतन 50% कमी हुई। मंत्री जी, आपने जवाब में जो सूची दी उस पर क्रम संख्या 118 पर जो दवाई है ट्रेस 2 जुमाब, उस पर 54,725 रुपये MRP है, मगर उसकी कीमत 13 से 14,000 रुपये है। ऐसे में कॉरपोरेट अस्पताल मरीजों से पूरी MRP लेते हैं। क्या आप जितनी वास्तविक कीमत है उतनी MRP ही अंकित करने हेतु कोई निर्देश जारी करना चाहते हैं ताकि मरीज ठगे नहीं जाए? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? ये महज एक उदाहरण था मंत्री जी, ऐसी कई दवाओं के अंदर हो रहा है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, ये सच में जहाँ तक कैंसर का सवाल है, ये लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 2.5% प्रति वर्ष कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और उसमें भी ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का और ओरल कैंसर और लंग कैंसर पुरुषों में ये बढ़ रहा है।
15.5 लाख से ज़्यादा पर जो पेशेंट्स हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। जो दवाइयों के बारे में उन्होंने कहा वो हमारी एक लिस्ट है जिसको हम मॉनिटर करते हैं, और कुल मिलाकर के जो, जैसा मैंने पहले प्रश्न में भी कहा कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, इसमें 131 दवाएं कैंसर की हैं, 131 जो शेड्यूल 1 में आती हैं, जो उसकी प्राइसिंग सरकार करती है और एनपीपीए करती है, और ये वो मेडिसिन्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है, और इस पर एनपीपीए जो है वो सीलिंग प्राइसेस लगाती है। इसके माध्यम से लगभग 294 करोड़ रुपए का पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है इस सीलिंग को लगाने से, और इसको हम लोगों ने इसी तरीके से आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो 131 के लिस्ट में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसे 28 कॉम्बिनेशंस हैं जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने और एनपीपीए ने उनकी भी प्राइसिंग को कंट्रोल कर रखा है। और जहाँ तक सवाल है ये कॉस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचता है उससे 30% उससे ज़्यादा की एमआरपी नहीं हो सकती है, और यह भी 50% से कम हो रहा है, यानी 50% प्राइसेस उसमें से कम की गई है। इस तरीके से कोशिश की गई है कि कैंसर के ड्रग्स को हम अफोर्डेबल प्राइसेस में कर सकें। 2 बातों पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। एक तो ये जो जन औषधि केंद्र हैं, इन जन औषधि केंद्रों में हम लोगों ने लगभग जो 13,000 आउटलेट्स हैं, उन 13,000 आउटलेट्स में जो लगभग 2,000 मेडिसिन हम देते हैं, उसमें से 83 मेडिसिन एंटी कैंसर की भी हैं, और जहां हम दवाइयों को देने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से हमारा अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अमृत, यह भी स्कीम चलती है, जो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका भी हम आउटलेट खोला है, और जहां पर हम ब्रांडेड मेडिसिन को भी हम कम रेट पर पेशेंट्स को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से कैंसर को हमने कोशिश की है कि उसको हम कंट्रोल में रखें। और अभी जो कल बजट, परसों जो बजट माननीय हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, उसमें भी 3 कैंसर ड्रग्स का कस्टम्स ड्यूटी को हटा दिया गया है, ताकि वह भी हमको सस्ते में मिल सके। अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके वो एक विशेष के बारे में पूछा है, वो उन्होंने बताया है, मैं इसको ज़रूर एग्जामिन करता हूँ कि ये कोई आपने नंबर बताया है, उस नंबर को पर मैं एग्जामिन करूँगा कि अगर वो एमआरपी से आगे जा रहा है तो स्थानीय वहाँ के अधिकारी उसकी चिंता करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने एनपीपीए ने जो सीलिंग प्राइसेस तय की हैं, उससे ज़्यादा पर कहीं भी कोई दवाई नहीं बेची जाएगी, ये हमारी जिम्मेवारी है। देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि कारगिल युद्ध के वीर बलिदानियों को ये देश कभी भुला नहीं सकता। इस युद्ध में सैनिकों ने जिस वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया, वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। वहीं सीएम ने शहीद आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने, वीरगति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने और शहीद आश्रितों हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में पद न होने पर अन्य विभागों में नौकरी प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों के समतुल्य अवकाश देने की घोषणा की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में पधारे हुए हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक और हमारी सभी वीरांगनाएं, वीर नारी, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर जिसने हमारे इतिहास की एक विजय गाथा लिखी, भारतीय सेना का जो शौर्य पराक्रम जो हमेशा हम सबके स्मरण में रहेगा, ऐसे शौर्य दिवस के अवसर पर
आप सभी को बधाई देता हूं। मैं सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर कारगिल युद्ध में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी भारत माता के वीर जवानों को नमन करता हूं और अपने वीर बलिदानियों को ये देश कभी भुला नहीं सकता है। हमेशा वो हमारे स्मरण में रहेंगे और हमारे वीर सैनिकों ने इस युद्ध में दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति, अभूतपूर्व पराक्रम और महान धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को भारत की सीमा से खदेड़कर विजय दिलाने का काम किया था। इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया वो हम सबको ले हमेशा स्मरण में रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगी। हमेशा उनके जीवन को ये युद्ध प्रेरित करता रहेगा। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा की जब भी हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना ये गाथा पूरी नहीं होती है। इस युद्ध में शहीद हुए अपने उन 75 सपूतों का ये बलिदान वीर भूमि कभी भुला नहीं सकती, जिन्होंने दुश्मन को नाको चने तक चबवा दिए थे। भाइयों बहनों, कोई भी युद्ध बिना राजनीतिक साहस और दूरदृष्टता के नहीं जीता जाता है। इसलिए आज के इस अवसर पर कारगिल के समय में देश का नेतृत्व करने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य की स्थापना का अवसर मिला था। हम सब नए राज्य में हमारे नए राज्य का गठन हुआ था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज के इस अवसर पर मैं भावांजलि अर्पित करता हूँ। आज अभी जोशी जी ने मुझे याद दिलाया और मैं बहुत जगह पर लोगों से जब बात करता हूँ, अन्य राज्यों का भी मैंने आकलन किया है, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूँ कि इससे सर्वोच्च बलिदान कोई हो नहीं सकता। ये सर्वोच्च बलिदान है। इसके लिए हम जितनी भी राशि कर दें वो राशि कम है, हम जितना भी सम्मान करें वो सम्मान भी कम है। इसलिए जो इस समय में वर्तमान में जो राशि दी जा रही है वो 10 लाख रुपए दी जा रही है। मैं आज घोषणा करता हूँ कि ये राशि अब 50 लाख रुपए होगी। अभी तक शहीद प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 2 वर्ष के भीतर नौकरी के लिए आवेदन देना होता था, अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाएगा। हमारे राज्य में शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था है। अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय में समूह गौ और घ के स्वीकृत पदों में रिक्ति होने पर ही आश्रितों को नौकरी मिलती थी। अब हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि संबंधित जिलों में अन्य विभागों में भी जो कनिष्ठ सहायक है एवं समूह घ के पदों पर रिक्त होने पर नियुक्ति दी जाएगी, ताकि नौकरी मिलने में होने वाली देरी या जो भी बाधा है उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत जो हमारे संविदा के कार्मिक हैं उनको उपनल कार्मिकों के समतुल्य अवकाश अनुमन्य करने की भी मैं आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ। अंत में पुनः मैं उन सभी वीर जवानों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और हमारी वीर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ, हमारे सभी सैनिकों को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम